हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीरज सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर स्वागत करता हूं। साथियों, हम सभी लोग यूपी बोर्ड के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 8 के विज्ञान भारती थर्ड का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम सभी लोग लेसन 1 से लेकर लेसन 7 तक पाठों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम सब लोग किशोरावस्था लेसन 8 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 1 का क्लास पढ़ाया चुका है, जिसे आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम सभी लोग किशोरावस्था पाठ के अंतर्गत पार्ट 2 अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि के कारण, कुप्रभाव तथा नियंत्रण, परिवार कल्याण कार्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के पहले पार्ट में किशोरावस्था पाठ के पहले पार्ट के अंतर्गत हम लोग उम्र के साथ शारीरिक बदलाव, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य, लिंग निर्धारण, स्वास्थ्य पोषण योजना, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम सभी लोग मुख्य बिंदुओं को देखते हैं। तो बिना देर किए हुए हम सभी लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव। धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव, जैसा कि एक मनोवैज्ञानिक ने किशोरावस्था के लिए अपने कथन को दिया है कि एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। जो किशोरावस्था होती है वह स्टेनले हॉल के अनुसार जो है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। आप लोग इस पाठ के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि जो किशोरावस्था होता है 11 से 19 वर्ष की आयु तक होता है। इस सभी अवस्था में हम सभी को अपने शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होता है, जिससे हम लोग अपने भविष्य के नींव का निर्माण कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि धूम्रपान में हम लोग कुछ गलत आदतों में भी लग जाते हैं। उन्हीं सब के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहला आदत गलत है वह है धूम्रपान तथा मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव। यानी कि हम लोग किशोरावस्था में जाते ही धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों के जाल में भी फंस जाते हैं। तो इससे हम सभी को दूर रहना चाहिए। इस अवस्था में किशोर किशोरियां तनावयुक्त, भ्रमित तथा असुरक्षित महसूस करते हैं। इन तनावों से उबरने के लिए किशोर अनजाने में ही धूम्रपान या मादक पदार्थों जैसे तंबाकू, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि का सेवन करने लगते हैं और धीरे धीरे इनके आदी हो जाते हैं। परंतु इनके प्रयोग से आंतरिक अंगों की क्षति पहुंचती है, जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। ये जीवन के लिए घातक भी हो सकते हैं। इनके प्रयोग से शरीर के तंत्रिका तंत्र पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इनका सेवन व्यक्ति को कमजोर तथा संवेदन शून्य कर देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यदि आप धूम्रपान तथा मादक द्रव्यों का अगर सेवन कर रहे हैं, जैसे कि गुटखा, खैनी, शराब, बीड़ी, सिगरेट, इन सभी का सेवन कर रहे हैं या करेंगे, तो ये गलत है। ये आपके शरीर को कमजोर कर देता है, आपके तंत्रिका तंत्र को सीधा प्रभावित करता है। आप इसके प्रयोग से संवेदन शून्य हो जाते हैं। तो इन सभी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे आपके बुक में दिया हुआ है कि धूम्रपान करने से श्वास संबंधी विभिन्न रोग हो सकते हैं। मादक द्रव्यों का सेवन व्यक्ति के यकृत को प्रभावित करता है, आपका लीवर भी प्रभावित होता है, उसकी कार्य क्षमता घट जाती है। यदि कोई व्यक्ति, आपके लिए एक निर्देश है, इस पाठ के अंतर्गत आप सभी को एक निर्देश दिया गया है कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखते हैं, यदि कोई व्यक्ति आपको मादक पदार्थ के सेवन के लिए प्रेरित करता है या उसे कहीं पहुंचाने के लिए कहता है, मतलब आपसे कोई कह दिया कि जाओ वहां से खैनी ले आओ और उनको देना है, तो आप क्या करेंगे? तो इसकी सूचना अपने प्रधानाध्यापक या अध्यापक और अभिभावक को अवश्य दे, जिससे उसे कानून के हवाले किया जा सके। बात समझ में आ गई? हाँ, अगर आपसे कोई कहता है कि जाओ बेटा खैनी ले आओ, हमें खाना है या किसी और को देना है, तो इसकी सूचना अपने विद्यालय में आप अपने हेडमास्टर से या अपने टीचर से कह सकते हैं। घर पर है तो अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं।
जिससे कि जो व्यक्ति कहा है उसे सजा दिलाया जा सके। इस प्रकार आप अपने को, अपने मित्रों को इस प्रभाव से बचा सकेंगे। जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह याद करने वाली है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। आगे देखते हैं। अतः किशोरावस्था में इन अप्रिय स्थितियों से बचने के लिए किशोरों को सजग, सतर्क तथा जागरूक रहना चाहिए। किसी भी संवेगात्मक समस्याओं के समाधान के लिए माता-पिता, शिक्षक या डॉक्टर से विचार विमर्श करना चाहिए। साथ ही परिवार में माता-पिता तथा विद्यालय में शिक्षकों को इसके साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए प्यार से उनमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें टीचर्स को भी और बच्चों को भी एक दूसरे के साथ मित्रवत व्यवहार करके यह धूम्रपान और मादक पदार्थों से दूर रहना चाहिए और उसके बारे में समझना चाहिए, सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। अधिक समझने के लिए आप डॉक्टर से भी विचार विमर्श कर सकते हैं कि हमें धूम्रपान करने से या मादक पदार्थ का सेवन करने से क्या होता है। तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि यह आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, आपका लीवर खराब हो सकता है, आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं, मतलब आपका शरीर का हर एक अंग धूम्रपान तथा मादक द्रव्य के सेवन से खराब हो सकता है। इसलिए प्यारे बच्चों, यह गलत आदत है, इसे आप सभी को नहीं करना है, धूम्रपान नहीं करना है। अगला पॉइंट आपके बुक के अंतर्गत जो दिया हुआ है, जनसंख्या वृद्धि के कारण एवं कुप्रभाव। जनसंख्या वृद्धि, आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हमारा देश जनसंख्या के मामले में दूसरे नंबर पर है। सबसे पहले नंबर 1 पर है चाइना अर्थात चीन, और उसके बाद हमारा इंडिया है। तो जनसंख्या को भी कम करना बहुत जरूरी है। कैसे कम किया जा सकता है और इससे प्रभाव क्या है, इसके बारे में देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा स्थान है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ थी। 2011 में जब जनगणना हुआ था भारत का, तो उस समय भारत की जनसंख्या जो थी 1 अरब 21 करोड़ थी। 1 अरब 21 करोड़ लगभग में थी, जो निरंतर बढ़ रही है। भारत में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। जो जनसंख्या बढ़ रहा है उसके मुख्य कारण क्या है? इस देश की गर्म जलवायु, जो हमारे देश भारत की जलवायु है वह गर्म जलवायु है और यहाँ पर विवाह की अनिवार्यता है कि आपको विवाह अवश्य करना है। कम उम्र में विवाह भी हो जाता है। यौन शिक्षा का अभाव है। परिवार नियोजन के उपायों की सीमित जानकारी दी जाती है। चिकित्सा सुविधाओं तथा रोगों की रोकथाम के उपायों में बढ़ोतरी हो गई है। इन सभी वजह से हमारे देश में जनसंख्या जो है तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ती हुई जो जनसंख्या के कारण क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। फलस्वरूप प्रति व्यक्ति भोजन, पानी, भूमि, चिकित्सा, शिक्षा आदि की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके साथ ही देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि के कुप्रभावों को निम्नलिखित रूपों में समझा जा सकता है। जनसंख्या वृद्धि से क्या क्या प्रभाव होते हैं, आप उसको कुछ पॉइंट्स के अंतर्गत देख सकते हैं। जैसे प्रति व्यक्ति आय में कमी अर्थात गरीबी आ गई है। जनसंख्या बढ़ गया है तो क्या हो गया है, गरीबी आ गई। जैसे अपने एक घर का सिर्फ उदाहरण लीजिए कि आपके घर में कमाने खाने खेती गृहस्थी की सामग्री कम है, लेकिन अब आपके घर में मम्मी पापा, दादा दादी, बच्चे और उनके बच्चे, बहुत से लोगों को मिलाकर आपकी संख्या 15 से 20 हो गई। तो क्या होगा कि आपका परिवार एक निर्धनता की श्रेणी में आ जाएगा, आपका परिवार गरीबी में आ जाएगा। ऐसे ही हमारा देश है जहां पर अभी आप लोग देखें 1 अरब 21 करोड़ की जनसंख्या लगभग में है। वो भी लगभग है, बढ़ रही है, घट नहीं रही है, बढ़ते जा रही है। तो संसाधन कम है और जनसंख्या ज्यादा है, तो हमारा देश गरीबी की कगार पर जा सकता है। और क्या है, जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या हो सकता है, खाद्य सामग्री की कमी हो सकती है, तो महंगाई बढ़ेगा। अगर अधिक लोग, उत्पादन कम हो रहा है और खाने वाले अधिक हैं तो भाई महंगाई तो बढ़ेगा ही। आवास सुविधाओं में कमी, रहने के लिए घर भी नहीं मिलेगा। पर्याप्त आहार न मिल पाने से कुपोषण होगा।
कुपोषित हो जाएंगे सब लोग। स्वास्थ्य स्तर का निम्न होना, शिक्षा, चिकित्सा तथा परिवहन संबंधी सुविधाओं की कमी, रोजगार में कमी, और अगर ये सब हो, रोजगार नहीं मिलेगा, गरीबी रहेगी, तो आप क्या करेंगे, अगला जो होगा अपराध में वृद्धि होने लगेगा। तो अंत में क्या होगा कि अपराध में वृद्धि होगा। इस भी जनसंख्या वृद्धि की वजह से होता है। आगे देखते हैं। निसंदेह जनसंख्या वृद्धि एक गंभीर राष्ट्रीय समस्या है। इसके नियंत्रण के प्रति लोगों में जागरूकता विकसित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई, याद कर लीजिएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे है, जन्म दर को कम करने, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके लिए परिवार नियोजन सर्वोत्तम उपाय है। यदि हम जन्म दर, यानी कि अगर घर में कम बच्चे हों, पूरे देश में कम बच्चे पैदा हों, तो जनसंख्या वृद्धि पर कंट्रोल किया जा सकता है। इसके लिए परिवार नियोजन सर्वोत्तम उपाय है, जिसके द्वारा परिवार में बच्चों की संख्या को सीमित रखा जाता है। परिवार में सीमित बच्चे होने पर सभी को भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाएं आसानी से सुलभ हो जाती हैं। जन्म नियंत्रण के प्रति सब जन सामान्य को जागरूक बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आकाशवाणी, समाचार पत्र तथा दूरदर्शन पर विस्तृत रूप से प्रचार प्रसार किया जाता है। साथ ही दीवारों पर पोस्टर व बैनर लगाकर तथा जनसंपर्क द्वारा भी लोगों को प्रेरित किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा शिविर लगाकर लोगों को जानकारी दी जाती है तथा आवश्यकता अनुसार उन्हें निःशुल्क सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकती हैं। गवर्नमेंट भी जनसंख्या को कम करने के लिए आप सभी को आकाशवाणी के माध्यम से, समाचार, दूरदर्शन, इन सब पर प्रचार प्रसार करता रहता है। इन सभी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके जनसंख्या नियंत्रण में हम सभी का भी प्रतिभाग होना चाहिए, हम सभी का भी सहयोग होना चाहिए। परिवार कल्याण कार्यक्रम, अगला टॉपिक है परिवार कल्याण कार्यक्रम। परिवार के बच्चों के जन्म को नियंत्रित रखने, परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार करने, मातृ शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा परिवार नियोजन विभाग का नाम बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम रख दिया गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है वह किसका नाम रख दिया गया है? वह जो है परिवार नियोजन विभाग, पहले परिवार नियोजन विभाग हुआ करता था, उसका नाम बदल करके परिवार कल्याण कार्यक्रम रख दिया गया है। यह एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। परिवार कल्याण के अंतर्गत एक परिवार में 2 बच्चों की संकल्पना दी गई है। एक परिवार में कितने बच्चों की संकल्पना दी गई है? 2 बच्चों, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि हम 2 हमारे 2 का प्रचलित नारा दिया गया है। हम 2 हमारे 2। 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल रखना भी आवश्यक है। बेटे हो या बेटियां, दोनों को समान शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि यह उनका मौलिक अधिकार है। वर्तमान समय में चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम को सार्थक बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं प्रारंभ की है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ योजनाएं भी हैं, जैसे कि मिशन इंद्रधनुष है। मिशन इंद्रधनुष है यानी कि रेनबो है। देखते हैं क्या इसका मतलब है। इसका उद्देश्य सन 2020 तक भारत के सभी बच्चों का टीकाकरण करना है। इंद्रधनुष के आगे है, इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाले मिशन इंद्रधनुष मुख्य रूप से 7 अर्थात डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी बीमारियों के टीके बच्चों को लगाकर उन्हें इन बीमारियों से सुरक्षित करना है। इसका मिशन इंद्रधनुष क्यों रखा गया नाम? मिशन इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो 7 रंग जो होते हैं, इन्हीं 7 रंगों के आधार पर 7 रोगों से बचने के लिए टीकाकरण लगवाया जाता है। जैसे कि डिप्थीरिया पहला टीका लगता है डिप्थीरिया का, काली खांसी का, टिटनेस का, पोलियो का, तपेदिक का, खसरा का और हेपेटाइटिस बी का। तो मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत सन 2020 तक भारत के सभी बच्चों को मुख्य रूप से 7 टीकों को लगाया जाना था और यह कार्यक्रम सफल भी रहा।
आगे चलते हैं जननी सुरक्षा योजना। जो अगला परिवार कल्याण कार्यक्रम द्वारा संचालित है वह है जननी सुरक्षा योजना। इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसूति कराने के लिए हजारों रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ठीक, आगे है राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा जो 102 और 108 है। आप लोग तुरंत बीमार पड़ते हैं तो तुरंत फोन कर देते हैं और राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा के अंतर्गत 102 108 नंबर की गाड़ियां, जैसा आप लोग का बीमारी हो उस हिसाब से वो गाड़ी आपके दरवाजे पर आ जाती है, आपको अस्पताल तक पहुंचा देती है। तो इसके अंतर्गत क्या है, इसका उद्देश्य जो है दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं तथा नवजात शिशुओं को 24 घंटे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। एम्बुलेंस सेवा प्राप्त करने के लिए फोन पर 108 प्रादेशिक सेवा या 102 नेशनल सेवा डायल करना होता है। याद कर लीजिएगा, 108 या 102। इसकी सहायता से आप लोग अगर बीमार पड़ते हैं तो एम्बुलेंस की सेवा ले सकते हैं। इस पाठ के अंतर्गत हम लोग क्या सीखे, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो हमने किशोरावस्था पाठ के अंतर्गत हमने सीखा कि मनुष्य में 11 वर्ष से 12 वर्ष तथा 18 से 19 वर्ष के बीच की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। तो किशोरावस्था कब से प्रारंभ हो जाता है, 11 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक। किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन अर्थात लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता एवं स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की सक्रियता, ये सब परिवर्तन होते हैं तथा मानसिक परिवर्तन से संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आदि भी परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। किशोरावस्था के प्रमुख द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में लड़कों में दाढ़ी मूछ निकलना व वृषण में शुक्राणु निर्माण तथा लड़कियों में स्तन का विकास एवं अंडाशय में अंडाणु निर्माण प्रमुख होते हैं। आगे देखते हैं, मनुष्य में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। वृषण द्वारा स्रावित टेस्टोस्टेरॉन, पुरुष में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, टेस्टोस्टेरॉन। ये आप लोगों को पार्ट 1 में पढ़ाया गया, किशोरावस्था पाठ के अंतर्गत क्लास नंबर 1 में पढ़ाया गया है, जिसमें बताया गया था कि पुरुष जो हार्मोन होता है वह टेस्टोस्टेरॉन होता है और मादा जो हार्मोन जो होता है, महिला हार्मोन जो होता है, स्त्री हार्मोन, वह एस्ट्रोजन होता है, वह एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। आगे आप लोग इस पाठ के अंतर्गत सीखे कि किशोरावस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण है। 11 से 12 वर्ष की आयु में स्त्रियों में माहवारी का प्रारंभ होना रजोदर्शन कहलाता है, जबकि 45 से 50 वर्ष की आयु में माहवारी का रुक जाना रजोनिवृत्ति कहलाता है। स्त्रियों में जो है 11 से 12 वर्ष की आयु होने पर मेनिस्ट्रुअल साइकिल अर्थात माहवारी या फिर इसे कहते हैं पीरियड्स, वह शुरू हो जाता है और जिसे हम लोग रजोदर्शन कहते हैं। और जो 45 से 50 वर्ष की महिलाओं की जब आयु होती है तो उनके अंदर माहवारी की प्रक्रिया बंद हो जाती है, इसे रजोनिवृत्ति कहा जाता है। अगला पॉइंट है जो इस पाठ के अंतर्गत हमने सीखा कि मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं। ये बताया गया था आप लोगों को कि मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इसमें बताया गया था कि 22 जोड़े गुणसूत्र पुरुष और महिला में एक जैसे होते हैं, XX और पुरुष और महिला दोनों में होते हैं। जो 23वां गुणसूत्र होता है वह पुरुष में XY होता है और महिला में XX होता है, जिसमें से अगर Y और X अर्थात XY मिलते हैं तो बालक पैदा होता है और जब XX मिलते हैं तो बालिका पैदा होती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 23वें जो जोड़े को लिंग गुणसूत्र कहते हैं, जो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। XX बालिका और XY बालक, जो अभी हम बताए हैं वही चीज है। अगला पॉइंट जो है आप इस पाठ के अंतर्गत सीखे हैं कि परिवार कल्याण कार्यक्रम की प्रमुख योजनाएं मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना तथा एम्बुलेंस सेवा है। इस तरह से हम लोग इस पाठ के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देख चुके हैं। किशोरावस्था पाठ को हम लोग पार्ट 1 में भी पढ़े और पार्ट 2 में पढ़े, जिसे आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। अगले पार्ट में हम सभी लोग अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
यदि आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हम सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए तथा नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे नेक्स्ट पार्ट के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः धन्यवाद। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सीखते रहिए।